नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन कमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में उप निरीक्षक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाला है। आरक्षण संबंधित कुछ मुद्दा आ गया है दोस्तों, जिसकी वजह से परीक्षा भी लटक गया है, पर बहुत जल्द ही इसका निराकरण कर दिया जाएगा और हमें बहुत जल्द बहुत सारी भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा वीडियो है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन प्राचीन इतिहास। बारी बारी से पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले एक वीडियो और बन चुका है प्राचीन इतिहास से संबंधित, जिसे आप नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। 25 क्वेश्चन पहले पार्ट में बना चुका हूं, तो आप देख लीजिएगा जरूर। डिटेल्स में देखेंगे दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा कि क्वेश्चन का उत्तर बता दिया और आगे बढ़ गया। आपको मैं समझाऊंगा भी इसके बारे से, तो आप समझते भी जाइए और पढ़ते भी जाइए। ये एक प्रकार का रिवीजन क्वेश्चन है। यदि आप पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कीजिए। चलिए, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल की यात्रा पर आए थे? तो देखिए, यह माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है दक्षिण कौशल के यात्रा पर आए थे, और इसका जो साक्ष्य है, जो वेन सॉन्ग है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वेन सॉन्ग है जो चीनी यात्री है, इसके यात्रा वृतांत से भी हमें पता चलता है कि जो महात्मा बुद्ध है छत्तीसगढ़ यात्रा पर आए थे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। तो किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हमें यह पता चल रहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अवदान शतक। जी हाँ दोस्तों, अवदान शतक जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और इसके अनुसार महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे और लगभग लगभग 3 महीना से 6 महीना छत्तीसगढ़ में निवास भी किए थे। और इसका जो प्रमुख स्थल है दोस्तों, वो है सिरपुर। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो प्रमुख स्थल की बात करते हैं तो वो है सिरपुर। ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। महाजनपद काल में इनमें से किस चीनी यात्री ने छत्तीसगढ़ का यात्रा किया था? अब हमें यह बताना है कि महाजनपद काल में किस चीनी यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था। तो अभी मैंने आपको बताया, वैन सॉन्ग जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे, और इन्होंने कब किया? तो 6:39 पे छत्तीसगढ़ की यात्रा किया, अर्थात 6:39 में इन्होंने छत्तीसगढ़ का यात्रा किया। और इनकी पुस्तक है सी यू की। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सी यू की इनका जो पुस्तक है, और इसी पुस्तक में इन्होंने छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और वेन सॉन्ग जो है छत्तीसगढ़ यात्रा पर जब आए तो उन्होंने 2 जगह का यात्रा किया, खास तौर पे जो कि मल्हार है, और दूसरा जो है वो है सिरपुर। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सिरपुर और मल्हार ये 2 क्षेत्र है जहां पे वेन सॉन्ग का जानकारी मिलता है कि इस जगह पे उन्होंने यात्रा किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ है? तो हमें यह बताना है दोस्तों, मौर्यकालीन सिक्का हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ठठारी। ठीक है, और ठठारी के अलावा और भी जगह है दोस्तों, जैसे कि अकलतरा, गुजरा, तारापुर और ठठारी। ठीक है, तो ये सब जगह है जहां पे हमें मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त होते हैं, और ये सिक्के खास तौर पे आहत सिक्के हैं दोस्तों। ठीक है, आहत सिक्के का मतलब ये है जिसे दबाकर बनाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि आहत सिक्के जो है मौर्यकालीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो अकलतरा, गुर्जरा, तारापुर और ठठारी, इन क्षेत्रों से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन। जोगीमारा की गुफा में मिला लेख किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए, जोगीमारा और सीता बेंगरा, ध्यान रखेंगे, मौर्यकालीन यदि हम बात करते हैं, मौर्यकालीन स्थापत्य की यदि स्थल की, तो मौर्यकालीन स्थल की बात करते हैं तो 2 बहुत ही चर्चित है, जिसमें एक होता है सीता बेंगरा, और दूसरा जो है वो है जोगीमारा। तो ध्यान रखेंगे, जोगीमारा जो गुफा है दोस्तों, यहाँ पे मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होता है, और यहाँ पे जो गुफा है, ध्यान रखेंगे, ये गुफा में हमें अभिलेख प्राप्त होता है, और यह अभिलेख जो है, ध्यान रखेंगे, अभिलेख जो है वो पाली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक,
और पाली भाषा है दोस्तों। यदि हम लिपि की बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे क्या चीज की मिलता है जानकारी, तो यहाँ पे हमें देवदासी, ध्यान रखेंगे, देवदासी सुतनुका, देवदासी सुतनुका और देवदत्त, ठीक है, देवदत्त का प्रेम गाथा का वर्णन यहाँ पे हमें मिलता है। तो इस चीज को याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीता व्यंगा की बात करते हैं तो ये विश्व की प्राचीन नाट्यशाला है, जहां पे यह कहा जाता है कि जो देवदासी है सुतनुका, वो यहाँ पे क्या करती थी, नृत्य करती थी और विश्राम करने के लिए जोगी मारा में रहती थी वो। इतना आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पाली भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवदासी सुतनुका एवं नर्तक देवदत्त के प्रणय गाथा का उल्लेख किस गुफा में है? तो अभी मैंने आपको बताया जोगी मारा गुफा में इसका उल्लेख हमें मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ किस स्थल से प्राप्त होता है? तो हमें यह बताना है कि सातवाहन कालीन जो काष्ठ स्तंभ है वो हमें कहां से प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है किरारी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे सातवाहन कालीन से संबंधित कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सातवाहन कालीन में तीन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, काष्ठ स्तंभ, दूसरा सिक्का और तीसरा जो है वो अभिलेख है। ध्यान रखेंगे। तो कास्ट सिस्टम जो है किरारी से प्राप्त होता है। सिक्का की यदि हम बात करते हैं तो सिक्का बालपुर से प्राप्त होता है और ये जो सिक्का जो है किसका है, तो अपीलक है। सातवाहन कालीन एक राजा है अपीलक, और इसी अपीलक का सिक्का हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो वो है बालपुर से प्राप्त हो रहा है। और अभिलेख की यदि हम बात करते हैं तो गुंजी नामक स्थल है शक्ति के आसपास, ठीक है, यानी कि शक्ति में ही है। तो शक्ति में गुंजी नामक स्थल है और इस स्थल से हमें अभिलेख प्राप्त होता है जो यहाँ के शासक कुमार वरदत्त, ध्यान रखेंगे, कुमार वरदत्त श्री का हमें यहाँ से अभिलेख प्राप्त होता है। तो ये तीन चीज है, कास्ट सिस्टम, सिक्का और अभिलेख। और इसके साथ साथ चौथा पॉइंट यदि हम बात करते हैं, यदि हम व्यापार की बात करते हैं दोस्तों, तो सातवाहन कालीन जो व्यापार होता था दूसरे देशों के साथ भी होता था, और इसमें खास तौर पे यह जानकारी मिलता है कि सातवाहन कालीन का जो व्यापार है, बाहरी व्यापार है, वो संभवतः रोम से भी होता था। और जिसका प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलता है कि रोम का जो सिक्का है वो छत्तीसगढ़ के दो स्थान से प्राप्त होता है। पहला तो बिलासपुर है और दूसरा जो है दोस्तों वो है चक्कर बेड़ा। तो ध्यान रखेंगे, बिलासपुर और चक्कर बेड़ा से हमें रोम कालीन सिक्का प्राप्त होता है, यानी कि रोम का सिक्का हमें यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये व्यापारिक संबंध को दर्शाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वाकटक वंश के राजाओं की प्रथम राजधानी थी। यदि हम प्रथम राजधानी की बात करते हैं तो वो है नंदी नंदीवर्धन। ठीक है, तो नंदीवर्धन जो है वाकटक नरेश की प्रथम राजधानी हो जाएगा। चलिए, सातवाहन राजाओं का राजधानी इनमें से कौन सा था? यदि हम सातवाहन राजाओं की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा प्रतिष्ठान। ठीक है, तो प्रतिष्ठान जो है सातवाहन राजाओं का राजधानी है। मौर्य साम्राज्य के पतन पश्चात छत्तीसगढ़ में किसने शासन किया? तो एक ट्रिक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मौसा के मेवा, मौसा के मेवा, ऐसे बोलेंगे, मौसा के मेवा गुरापन सपा। तो आप ऐसे याद रखेंगे, मौसा के मेवा गुरापन सपा। इसको आप 3 से 4 बार बोलिए, मौसा के मेवा गुरापन सपा, मौसा के मेवा गुरापन सपा, मौसा के मेवा गुरापन सपा। तो आप जब इस तरह से आप बोलते हैं दोस्तों तो आपको ये याद हो जाएगा, और याद हो जाने के बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ ये ट्रिक है कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा वंश सबसे पहला है। तो मौसा मतलब होता है ये मौर्य, तो मौर्य वंश सबसे पहले, फिर सातवाहन वंश का बारी है दोस्तों, उसके बाद के से कनिष्क वंश है या कुषाण वंश भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फिर मेघ वंश है, फिर वा से वाकटक वंश, ध्यान रखेंगे वाकटक वंश, गु से गुप्त वंश,
रा से राजर्षि, ध्यान रखेंगे, राजर्षि तुल्य वंश, ठीक है। प से पर्वत द्वारक वंश, न से नल वंश, स से सरभपुरी वंश और पा से पांडु वंश। तो ये इस तरह से वंशों का कालक्रम है, आप इसे याद रख लेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के पतन पश्चात, तो देखिए मौर्य साम्राज्य के बाद कौन दिख रहा है यहाँ पे, सातवाहन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सातवाहन, ठीक है। तो सातवाहन वंश जो है मौर्यकालीन साम्राज्य के बाद सातवाहन वंश ने शासन किया। चलिए अगला देखते हैं। सातवाहन काल में रोम की मुद्रा छत्तीसगढ़ में कहां से प्राप्त हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया है, एक तो चक्करबेड़ा है और दूसरा क्या है, बिलासपुर। तो इन दो चीजों को ध्यान में रख लेंगे, चक्करबेड़ा और बिलासपुर, जिससे यह पता चलता है कि रोम जो है छत्तीसगढ़ से संबंध रखता है, यानी कि व्यापारिक संबंध रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवाहन काल में किस बौद्ध भिक्षु के लिए 5 मंजिला संघाराम बनवाया गया था। तो कौन सा बौद्ध भिक्षु है, तो वह है नागार्जुन। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, फैक्ट याद रख लेंगे। तो नागार्जुन के लिए जो है सातवाहन काल में संघाराम बनवाया गया था, 5 मंजिला होगी। चलिए सातवाहनों के बाद छत्तीसगढ़ में किस वंश ने शासन किया, तो मैंने आपको क्रम बताया था। तो मौसा के नहीं है, तो मेवा, तो मे से हो जाएगा मेघवंश। तो मेघवंश जो है सातवाहनों के बाद छत्तीसगढ़ में शासन किया है। चलिए, और मेघवंश से संबंधित ज्यादा जानकारी भी नहीं मिलता है दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कालिदास कुछ समय के लिए किस वाकटक नरेश के दरबार में रहे थे। तो कालिदास कुछ समय के लिए किस वाकटक नरेश के दरबार में रहे थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रवर सेन। ठीक, ध्यान रखेंगे, प्रवर सेन के समय में जो है कालिदास इनके दरबार में रहे हैं। ठीक, चलिए ऋषभ तीर्थ से प्राप्त शिलालेख में किस शासक का उल्लेख है। तो ऋषभ तीर्थ ये जो है ना सातवाहन कालीन से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है, तो सातवाहन काल से संबंधित है। तो आपको बताया था कि मैं कि कुमार वरदत्त श्री, ठीक है, कुमार वरदत्त श्री का क्या मिलता है, हमें अभिलेख मिलता है। और ये अभिलेख ऋषभ तीर्थ बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि गुंजी नामक स्थान है ना, गुंजी यानी कि शक्ति, तो शक्ति से हमें जो अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कुमार वरदत्त श्री क्या है, और इसी गुंजी जो है ऋषभ तीर्थ का निवास स्थान भी है। तो इसी संदर्भ में इस प्रश्न को पूछा गया, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। यदि आप पढ़ लिए थोड़ा अच्छे से तो आराम से क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो कुमार वरदत्त श्री का जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सातवाहन राजा अपिलक का एकमात्र मुद्रा कहां से प्राप्त होता है, तो इसको भी मैंने आपको बताया ना। सातवाहन राजा अपिलक का एकमात्र मुद्रा जो है वो है बालपुर से प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालपुर। छत्तीसगढ़ में कनिष्क का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है, तो देखिए कनिष्क जो सिक्का जो है यहाँ छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। और छत्तीसगढ़ के कौन सा, तो खरसिया ना, तो खरसिया से छत्तीसगढ़ में कनिष्क का सिक्का प्राप्त होता है। तो इसको देख लीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरसिया। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित वाकाटक नरेश कौन है, तो समुद्रगुप्त द्वारा पराजित वाकाटक नरेश कौन है। तो ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त जो है, ध्यान रखेंगे ऐसे है ना, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त दो राजाओं को, छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाले दो राजाओं को पराजित किया था। एक तो है राजा महेंद्र और दूसरा जो है व्याघ्र राज। तो जो व्याघ्र राज है दोस्तों ये नलवंशी शासक है, ठीक है। और यह माना जाता है कि महेंद्र सेन जो होगा या महेंद्र जो है ये वाकटक नरेश है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो समुद्रगुप्त ने वाकटक महेंद्र सेन और नलवंशी शासक व्याघराज को क्या किया था, पराजित किया था। तो ये दो चीज है, ध्यान रखेंगे, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा महेंद्र सेन। देखिए कई बार महेंद्र लिखा जाता है और यह माना गया है कि वाकटक नरेश है ये, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं मिलता कई जगह। तो फिर भी से आप देख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, वाकाटक नरेशों को छत्तीसगढ़ के किस वंश के शासकों से संघर्ष करना पड़ा, तो किस वंश के शासकों से संघर्ष करना पड़ा है वाकाटक नरेश को, तो है नल वंश। ध्यान रखेंगे नल वंश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, भौदत्त वर्मा ने किस वाकाटक नरेश को पराजित किया, तो भौदत्त वर्मा जो है
इस वाकाटक नरेश को पराजित किया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है नरेंद्र सेन। ठीक है, तो नरेंद्र सेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए थोड़ा डिटेल्स में दे देता हूं आपको दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे है गुप्त वंश, बहुत ही आराम से समझिएगा इसको। यहाँ पे है गुप्त वंश, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नल वंश, और यहाँ पे जो है वो है वाकाटक वंश। अब समझिए ये तीन वंश हो गया। अब देखिए तीनों वंश के बीच कैसे प्रतिद्वंद या द्वंद हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त, ठीक है, ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो हरिसेन द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त ने वाकाटक नरेश, ध्यान रखेंगे वाकाटक नरेश महेंद्र सेन और नलवंशी शासक जो है व्याघराज, इन दोनों को पराजित किया। ठीक, पहला जानकारी, पहला फैक्ट आप याद रख लीजिए। दूसरा जो जानकारी आपको ध्यान रखना है वो ये कि समुद्रगुप्त के जो बेटे हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त, कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में आप ध्यान रखेंगे, इनके एक बेटी होती है प्रभावती, और दूसरा जो है दरबारी है कवि कालिदास। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए प्रभावती जो है, इनका जो विवाह होता है वो किससे होता है, तो रुद्रसेन से इसका विवाह होता है। और प्रवर सेन है, ध्यान रखेंगे प्रवर सेन, तो प्रवर सेन के दरबार में कालिदास कुछ समय के लिए व्यतीत करते हैं। तो ये इससे संबंधित है। देखिए समुद्र जो है महेंद्र और व्याघराज को पराजित करता है, इसकी बेटी का शादी हो जाता है रुद्रसेन से, और कालिदास जो है इनके जो दरबारी कवि होता है वो प्रवर सेन के यहाँ कुछ समय व्यतीत करता है। अब ध्यान रखेंगे व्याघराज के बाद हमें और आगे देखने को मिलता है वो ये कि इसके बाद हमें एक शासक मिलता है भवदत्त वर्मा, ठीक है, भवदत्त वर्मा। तो भवदत्त वर्मा जो है ये, ध्यान रखेंगे वाकाटक नरेश, ठीक है, नरेंद्र सेन, वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को क्या करते हैं, ये पराजित करते हैं। और इसकी जो राजधानी होती है नंदीवर्धन, ठीक, नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन जो कि नागपुर से संबंधित है, नंदीवर्धन को क्या करता है, तहस नहस। ध्यान रखेंगे भवदत्त वर्मा जो है नरेंद्र सेन को पराजित करता है और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर देता है। और इसी का बदला लेने के लिए इसका जो बेटा होता है पृथ्वी सेन, तो पृथ्वी सेन जो है इसके जो उत्तराधिकारी होता है वो है अर्थपति, ध्यान रखेंगे अर्थपति भट्टारक। तो अर्थपति भट्टारक को जो है पृथ्वी सेन जो है धूल चटा देता है। बोलने का मतलब ये है अर्थपति भट्टारक को पृथ्वी सेन परास्त करता है, और इसकी जो राजधानी उस समय जो होती है वो है पुष्करी, इस पुष्करी को भी इसमें तहस नहस कर देता है। फिर बाद में अर्थपति भट्टारक के जो उत्तराधिकारी होता है जो कि स्कंद वर्मा होता है, और ये स्कंद वर्मा जो है पुनः पुष्करी को क्या करता है, जीर्णोद्धार करता है और यहाँ पे वो शासन करता है। तो ये इस तरह से है, ध्यान रखेंगे वाकाटक नरेश नल वंश के बीच संघर्ष होता है, और इस क्षेत्रीय संघर्ष में कभी वाकाटक नरेश आगे बढ़ता है तो कभी नल वंश से नरेश आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ज्यादा आपको इसमें नहीं देखना, बस इतना ही ध्यान में रखना है कि गुप्त वंश में समुद्रगुप्त होता है, समुद्रगुप्त महेंद्र सेन और व्याघराज को पराजित करता है। फिर इसके उत्तराधिकारी को हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, और इसकी जो कालिदास जो है दरबारी कवि, ये प्रवर सेन के दरबार में जाते हैं, और प्रभावती जो इसकी बेटी है वो रुद्रसेन से विवाह करते हैं। साथ ही साथ नल वंश की यदि हम बात करते हैं तो भवदत्त वर्मा जो है नरेंद्र सेन को पराजित करता है, नंदीवर्धन को तहस नहस कर देता है, ठीक है, और इसी का बदला लेने के लिए इसके जो उत्तराधिकार जो है पृथ्वी सेन वो अर्थपति भट्टारक को पराजित करता है और इसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस करता है। और फिर जो पुष्करी होता है उसे फिर से स्कंद वर्मा द्वारा बसाया जाता है, और यहाँ पे स्कंद वर्मा द्वारा शासन किया जाता है। तो इतना सा डिटेल से दोस्तों आप ध्यान रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ को तो बहुत ही अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और फिर भी से आपको कोई डाउट्स होता है दोस्तों तो आप कमेंट्स करके जरूर मुझे बताइए, मैं आपका डाउट्स को जरूर निराकरण करने की कोशिश करूंगा। और एक और चीज है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे कि हमारे द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा, ध्यान रखेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है। यदि आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज लेना तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 6265544679।
इसमें हमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। यह टेस्ट सीरीज आपको मात्र 199 रुपीज में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज तैयार है दोस्तों, कुल 10 टेस्ट मिलेगा आपको। यदि आप अपने परीक्षा की तैयारी को और जांचना चाहते हैं तो आप जरूर हमसे संपर्क कीजिए। मात्र 199 में आप ये टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती से किस वाकाटक नरेश ने विवाह किया? तो किस वाकाटक नरेश ने विवाह किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है रुद्रसेन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, वैदिक साहित्य का छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का जिक्र नहीं होता है। तो छत्तीसगढ़ जो है वैदिक साहित्य से अछूता रहा है, लेकिन फिर भी से यहाँ रेवा नदी का नाम का उल्लेख मिलता है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित ही है। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलता है और अमरकंटक का संबंध कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से होता है, लेकिन फिर भी से पूरा तो नहीं है पर माना जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नर्मदा नदी है वैदिक साहित्य में रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो रामायण काल में दोस्तों छत्तीसगढ़ को जो है कौशल के नाम से जाना जाता था। और आपको बता दो, कौशल नरेश थे, और कौशल नरेश की जो बेटी है, या कौशल नरेश की हम बात करते हैं, ध्यान रखेंगे सबसे पहले कौशल नरेश। तो कौशल नरेश होता है भानुमंत, ठीक। और इस भानुमंत की पुत्री होती है कौशल्या, ठीक। अब कौशल्या का विवाह जो हो जाता है वो राजा दशरथ से हो जाता है, ठीक है। तो अब दशरथ के पुत्र राम थे, और राम से लव और कुश दो बच्चे उत्पन्न होता है। तो ये इस तरह से छत्तीसगढ़ जो है रामायण काल से संबंधित है। तो ये था यहाँ का छोटा सा किस्सा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से जाना जाता था, और इसकी जो भाषा की हम बात करते हैं तो कोसली भाषा का यहाँ पे उपयोग किया जाता था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लव कुश का जन्म स्थल तुरतुरिया कहाँ स्थित है? तो तुरतुरिया जो है दोस्तों वो सिरपुर में स्थित है, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सिरपुर। चलिए अगला देखते हैं, ऋषभ तीर्थ गुंजी कहाँ स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था, तो ऋषभ तीर्थ जो है जांजगीर चांपा में है। लेकिन वर्तमान में भी चूंकि आपको पता है कि जांजगीर चांपा से शक्ति जो अलग हो गया है, तो यहाँ पे जांजगीर चांपा ना बोल के हमें शक्ति बोलना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो शक्ति जो है इसका सही उत्तर है। और शक्ति में कहा तो गुंजी नामक स्थल पे, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, रामायण काल में दक्षिण कौशल की राजधानी थी। तो रामायण काल में दक्षिण कौशल की राजधानी थी, तो क्या थी दक्षिण कौशल की राजधानी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है श्रावस्ती, और इसी श्रावस्ती को बोला जाता है सिरपुर, ठीक है। श्रावस्ती जो है आधुनिक सिरपुर है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, भगवान राम के बाद दक्षिण कौशल का राजा कौन बना? तो भगवान राम के बाद दक्षिण कौशल का राजा कौन बना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कुश, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कुश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कुश को मिलता है कुश स्थली, ध्यान रखेंगे कुश स्थली, कुश स्थली। और इसकी जो राजधानी होता है वो है श्रावस्ती, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और लव को जो है उत्तर कौशल मिलता है, ठीक है, और इसको दक्षिण कौशल, ठीक है। चलिए लव एवं कुश की जन्म स्थली तुतुरिया आश्रम किस अभयारण्य में स्थित है? तो ये जो अभयारण्य की हम बात करते हैं, इस तरह से आप भी ध्यान रख लेंगे। अभयारण्य जो है बारनवा पारा, ठीक है। तो बारनवा पारा जो कि महासमुंद में पड़ता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये है बारनवा पारा। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को जो है प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और यदि हम बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर को कांतार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कांतार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्राग कौशल हो गया तो सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए फिर से आ गया, तो बस्तर को जो है कांतार के नाम से जाना जाता था। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में ताम्रध्वज की राजधानी थी, ठीक है। तो ताम्रध्वज की राजधानी जो है वो है मणिपुर, ठीक है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्रपुर। देखिए एक चीज और बता देता हूँ, महाभारत कालीन से संबंधित है ताम्रध्वज और मोर ध्वज। तो ताम्रध्वज होता है और एक मोर ध्वज होता है। तो मोर ध्वज की राजधानी जो है वो है आरंग, और आरंग को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है, और ताम्रध्वज की जो राजधानी थी वो है मणिपुर। तो ये जो मणिपुर है दोस्तों, आधुनिक क्या है, रतनपुर है। इसे आप ध्यान रखेंगे, रतनपुर को उस समय मणिपुर, कुबेरपुर इत्यादि नामों से जाना जाता था। ठीक, तो चलिए अगला बार देखते हैं। महाभारत काल में रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था, तो वो है मणिपुर। ठीक है, महाभारत काल ध्यान रखेंगे, इसको कुबेरपुर भी कहा गया है, लेकिन महाभारत काल में यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा मणिपुर। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। यदि और कुछ आप चाहते हैं हमारे वीडियो से संबंधित और कुछ नॉलेज चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, और आरक्षण संबंधित मामला है उसे आप साइड रखिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।